नमस्कार, जोहार साथियों। आप मुझे जानते हैं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है BPS फोया ऑफिशियल, जो आप लोग लगातार देखते हैं और अपना प्रेम स्नेह दुलार बनाए रखते हैं। तो साथियों, मैंने कुछ यूनिक काम करने का सोचा है, जो आप लोग तक जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उन तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मैंने एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में, मैंने एक सीरीज चलाने का प्रयास कर रहा हूं। उस सीरीज का नाम है मैं हूं आदिवासी, और यह जो सीरीज है, मेरे जो सेकेंड जो यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है BPS फोया आवाज़, BPS फोया आवाज़, उस यूट्यूब चैनल पर हमारा जो एपिसोड होगा, आज यह हमारा फर्स्ट एपिसोड है। और यह एपिसोड BPS फोया आवाज़ में आपको फुल वीडियो, यानी पूरा वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट एपिसोड में जो खास मेहमान हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। पहले जानते हैं उनका परिचय। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पर जोहार। जोहार, स्वागत। जोहार, धन्यवाद। मेरा नाम मेहरनूश बड़ा है जी। आप मुझे मेहर करके बुला सकते हैं। जी जी। मैं उरांव आदिवासी समाज से आता हूँ। जी। मेरा घर सूरजपुर ज़िला में है। जी। छत्तीसगढ़ स्टेट है और मैं भारत का निवासी हूँ। मेरे घर में माता पिता, जी। मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में, और मेरे से एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। जी। तो साथियों, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये मेहर सर ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं हूँ आदिवासी एपिसोड में इनको हम गेस्ट बनाए, यानी मेहमान बनाए हैं। तो इनसे जानेंगे कि जो इनका लाइफ का जो जर्नी है, लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है हमारा स्टूडेंट टाइमिंग जो होता है उस समय से। तो सर, आपका प्राइमरी क्वालिफिकेशन कहाँ से स्टार्टिंग हुई, इसको थोड़ा सा। जी सर, मेरा जो प्रारंभिक एजुकेशन है जी, वो जनकपुर करके अभी कोरिया ज़िले में आता है। जी। तो जनकपुर जो मनेन्द्रगढ़ से 100 किलोमीटर दूर है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहाँ पर मैंने 5वीं तक पढ़ाई की। जी। और मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, जो कि जनकपुर से 70 किलोमीटर्स मुलुकनार। जी। मेरी मम्मी वहाँ पैदल पढ़ाने जाती थी। उस समय में कोई गाड़ी बस वगैरह नहीं चलता था, रोड भी नहीं थी। तो जंगल में, जनकपुर से 70 किलोमीटर्स जंगल में बीच में जो उनका छोटा सा स्कूल था, वहाँ वो पढ़ाती थी। तो इसी कारणवश मुझको भी गांव देहात, बहुत रूरल एरिया में रहना पड़ा। है ना, शहरों से दूर, सुविधाओं से दूर, जहाँ सड़कें भी नहीं हो, ऐसी जगह में मुझको रहना पड़ा। मम्मी क्योंकि वो भी ट्राइबल जगह में पढ़ाना चाहती थी, और उनका जॉब टीचिंग जॉब में वो जॉब कर रही थी। तो वहाँ पर जनकपुर में एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल था। वहाँ पर मैंने क्लास 5th तक पढ़ाई किया। जी। और कहने को वो इंग्लिश मीडियम था, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई हिंदी में होती थी। इंग्लिश में किताबें होती थी, लेकिन हिंदी में समझाया जाता था। इंग्लिश में पढ़ करके हमें हिंदी में समझाया जाता था। लेकिन उस स्कूल में हमें मतलब बेसिक सुविधाओं की कमी थी, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका था, आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा इलाका था। तो स्कूल में हम टेबल बेंच वगैरह नहीं होते थे, हम लोग टाट पट्टी में बैठते थे। जी। सारे बच्चे टाट पट्टी में नीचे बैठते हैं। अभी सरकारी स्कूल में आप देखेंगे तो अभी भी बच्चे लोग टाट पट्टी में, गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी वैसी स्थिति है। हाँ, तो वहाँ पर वो प्राइवेट स्कूल था, लेकिन फिर भी वहाँ सुविधाओं की कमी थी, बहुत बच्चे भी कम थे। तो टाट पट्टी में हम लोग बैठते थे। बारिश के समय में शीट वाला रहता था, खपरा वाला, उसका चूता भी, हाँ, वो चूता भी था। और हम लोग प्लेग्राउंड नहीं था उस समय में, और उस समय में हम लोग खेतों में खेला करते थे। जैसे स्कूल है, स्कूल के बाहर में जो खेत है, मतलब उस समय ग्राउंड, एकदम ग्रामीण क्षेत्र है। तो वहाँ पर भी मैं तो शुक्रगुजार करूँगा जिन्होंने भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ खोला शिक्षा देने के लिए। तो स्कूल का नाम है न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम स्कूल। न्यू लाइफ। तो वहाँ पर पटेल सर और उनकी मिसेस, जो हम बड़ी मैडम बोलते थे, तो उन्होंने वहाँ पर स्कूल खोला वहाँ के लोगों को इंग्लिश मीडियम शिक्षा देने के लिए। तो मेरा प्रारंभिक शिक्षा 5th तक वहाँ पर हुआ। जी जी। और वहाँ पर पढ़ाई करने के दौरान में हम लोगों ने डिसिप्लिन सीखा, मेहनत करना सीखा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग 5-5 बार, एक एक स्पेलिंग को हम लोग 5-5 बार लिखते थे। तो बहुत लिखने का और मेहनत करने का हमें वहाँ पर जुनून भर दिया गया। और हम बहुत मार भी खाते थे अपने गुरुजनों से, बदमाशी करते थे तो भी मार खाते थे। तो पढ़ाई में लेकिन वहाँ काफ़ी ध्यान देते थे और बहुत मेहनत किए उस स्कूल में। फिर 5th के बाद फिर मेरे पिताजी और माताजी का सोचना ये था कि आगे की पढ़ाई के लिए से अच्छा एजुकेशन चाहिए। तो
अभी जो वर्तमान में सूरजपुर जिला है विश्रामपुर, यहाँ के कार्मेल स्कूल में मेरा एडमिशन कराया गया। कार्मेल कॉन्वेंट में? कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में क्लास 6th में। जी। तो जब क्लास 6th में मैं यहाँ पर आया तो यहाँ से जनकपुर समझिए 200 किलोमीटर से। तो जब यहाँ आया तो यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल, काफ़ी सारे कॉन्वेंट स्कूल है, काफ़ी सारे टीचर साउथ से थे, केरल से थे, सिस्टर्स लोग वो यहाँ स्कूल में पढ़ाते थे। तो इंग्लिश में किताबें हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और इसको इंग्लिश में ही समझा रहे हैं जी। तो मेरे को 2-3 महीना तो कुछ समझ में नहीं आया जी, काफ़ी डिफिकल्ट लगा। तो बहुत डिफिकल्ट लगा। तो मैं क्या किया, एक डिक्शनरी खरीदा। डिक्शनरी खरीद करके बाकी सब लोग खेलने चले जाते थे, तो मैं गेम्स टाइम में भी बैठ के किताब निकाल करके एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढता था, उसको हिंदी में लिख लेता था वहाँ पर क्या मीनिंग है। तो 2-3 महीना इस तरीके से मैं लगातार मेहनत किया और 2-3 महीना मेरे को स्कूल में समझ में भी नहीं आता था कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो लेकिन 2-3 महीने के बाद फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मेरा थोड़ा सा मार्क्स ठीक आया। फिर अगला जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ उसमें करीब मैं 3rd रैंक आ गया। तो बाकी लोग सब देखते थे टीचर्स की एकदम गांव देहात से आया है लेकिन लड़का मेहनती है और अच्छा कर रहा है। तो उसके बाद में मेरे को क्लास 6th में जब पास आउट होते होते मैं यहाँ पर 3rd रैंक में पहुँच गया। अच्छा मतलब वन ऑफ द टॉपर क्लास में 3rd, मतलब हाँ एकदम बैकवर्ड से, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्लास में क्या बोल रहा है, वहाँ से मैं क्लास 3rd रैंक पूरा मेंटेनेंस किया मैंने। हाँ, तो मैं बोलूँगा कि ईश्वर की भी दया है और मेहनत भी मैंने किया, हिम्मत नहीं हारा, आगे बढ़ते गया। तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी, और जो ऐसे हमारे आदिवासी और जो इंग्लिश हिंदी मीडियम से आते हैं हम लोग, वो मत करें। मेहनत करेंगे तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने सीखा क्लास 6th में ही इंग्लिश आपने उस समय। हाँ, मैंने ठान लिया कि इंग्लिश सीखना है, है ना, ये लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये सीखना है। उस समय से मैंने वो किया और मेहनत किया और फल आया। फिर मेरे जो गुरुजन थे, जो हॉस्टल वार्डन थे, उन्होंने देखा, फादर दत्त कुमार, उन्होंने देखा कि ये अच्छा मेहनत कर रहा है, क्यों ना इसको रायपुर में भेजा जाए पढ़ने के लिए, तो और अच्छा रहेगा। तो क्लास 7th में पापा मम्मी से बात करके उन्होंने बोला कि वहाँ पर भी हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो हम हॉस्टल में करीब 5 बजे सवेरे उठते थे, सवेरे उठ के नहाए धोए। हॉस्टल में 200-300 बच्चे हैं, जो खाना मिला वो खाते थे। हमें जब खाने में अगर पोहा मिलता था तो पोहा में भी पिल्लू वगैरह चलते रहते थे, तो पिल्लू को साइड करके ऐसे करके खाते थे, फिर पानी पी के हम जाते थे। ऐसा स्थिति रहता था, सुविधाएं थोड़ी कम थी। 200-300 बच्चों के लिए खाना कैसे बनाया जाए सब लोगों के लिए, और वो भी सवेरे 6 बजे 6:30 बजे। तो ऐसे परिस्थिति से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए। और फिर क्लास 7th में मैं जब वहाँ गया रायपुर में, तो रायपुर में होली क्रॉस कापा करके स्कूल है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल उस समय में था। जी रायपुर में होली क्रॉस कापा। तो वहाँ पर मैं गया तो एकदम शहरी क्षेत्र, वहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आते थे सब बिजनेस करने वाले, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो IAS के बच्चे हैं, सब लोग हैं। वो लोग क्लास 1 क्लास गया तो करोड़पति कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिजनेस एकदम टॉप लेवल के, जो है पूरा क्रीम बोलना चाहिए, ऐसे लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो वहाँ पर भी, वहाँ की पढ़ाई भी और थोड़ा एडवांस थी, तो वहाँ पर भी मैं मेहनत किया, धीरे मेहनत किया या वर्कआउट किया। फिर मेरा भी टॉप 5 में, किसी सब्जेक्ट में टॉप 5 में मेरा मार्क्स आता था, टॉप 10 में भी मार्क्स आता था। और वहाँ पर मैं फुटबॉल भी स्कूल के माध्यम से खेलता था, स्कूल टीम को भी रिप्रेजेंट भी किया मैंने फुटबॉल में 10th तक। और फिर मैं क्लास मॉनिटर भी रहा, वहाँ पर भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। तो अनुशासन और मेहनत दोनों ही, मैं दोनों चीज़ों को मैंने समझ लिया था कि अगर मेहनत करें, नहीं कठिन लग रहा है, लिख के पढ़ो, मेहनत करो, तो इस प्रकार से हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा 10th तक का एजुकेशन वहाँ हुआ। फिर 11th-12th पढ़ने के लिए मैं विशाखापट्टनम गया, वहाँ पर भी हॉस्टल में हम लोग रहे, विशाखापट्टनम में। तो 11th में मैंने विशाखापट्टनम में पढ़ाई की, 11th-12th। क्योंकि इसको आप, हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ, पेरेंट्स देखें इस वीडियो को तो सोचते हैं कि 11th जब जाते हैं, क्वेश्चन रहता है सब लोगों कि 10th पास कर लिए, उसमें 10th में अच्छा % आ गया, नहीं आया, जो भी रहता है, जो भी फैक्टर हो सकते हैं, चाहे बच्चे का फर्स्ट डिवीज़न हो या 80 से एबव हो या 90 से एबव हो या 50 से कम हो, पर सोचते हैं बच्चे कि हम एक कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो उस टाइम में आपने कौन सा सब्जेक्ट, किस संकाय को आपने चुनने का प्रयास किया? अच्छा, तो मुझको मैथ्स कठिन लगता था, जी है ना, 10th तक मुझको मैथ्स कठिन लगता था। तो बाकी हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो हम लोग को ट्यूशन वगैरह नहीं मिल पाता था। लेकिन बाहर वाले बच्चे साइंस का अलग ट्यूशन जा रहे हैं, हिंदी का अलग ट्यूशन जा रहे हैं, मैथ्स के लिए अलग जगह ट्यूशन जा रहे हैं,
लेकिन हम लोग हॉस्टल में बच्चे थे, उतना फीस हम लोग दे नहीं पाते थे, एफर्ट नहीं कर पाते थे, तो हम लोग खुद ही मेहनत करना पड़ता था। तो मैं कोशिश करता था कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है उसी से मैं अच्छे से समझ लूँ, क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है कि मैं ट्यूशन में जाकर के टीचर से दोबारा समझूँ। तो मैं कोशिश करता था स्कूल में अच्छे से समझ लूँ। तो मुझको मैथ्स कठिन लगता था, तो मैंने ठान लिया था कि मैं मैथ्स नहीं लूँगा, आर्ट्स लूँगा। तो लेकिन मेरे पापा ने बोला कि नहीं, आप मैथ्स ही लो, 12th तक मैथ्स ही लो, उसके बाद भले तुम जो लेना है वो कर लेना, 12th तक आप मैथ्स ही लो। तो पेरेंट्स ने आपको मतलब फोर्स किया कि मतलब समझाया? उन्होंने मुझे बोला, रास्ता दिखाया कि 12th तक तुम मैथ्स ही पढ़ो, बाकी उसके बाद तुम जो भी लेना है। तो मैं तो बोला था कि 10th के बाद 11th में मैं आर्ट्स लूँगा। तो मेरा 10th में 81% आया था। तो 81% आने के बावजूद भी आप तो आर्ट्स की ओर जा रहे थे, क्योंकि लोग तो 60 से वाले लोग बोलते हैं, 50 लेवल वाले बोलते हैं मुझे साइंस चाहिए। मुझको मालूम है ना कि बहुत मुश्किल से मेरा मार्क्स आया है जी, है ना, 10th में बहुत मुश्किल से मेरा मार्क्स आया है जी। मेहर जी, आपने कहा कि 10th में आपका 81% आया, आपने आर्ट्स लेने को सोच रहे थे, बट आपके पेरेंट्स ने मतलब फादर्स ने कहा कि आप मैथ्स लो, परसेंट अच्छा आने के बाद में मतलब लेना चाहिए, साइंस लेने की सोचते हैं बच्चे, मगर आप आर्ट्स सोच रहे थे। थोड़ा लग रहा था आपको कि मैं इसमें वीक हूँ। आपने 11th-12th पढ़ाई करने के लिए फिर विशाखापट्टनम गए आप जी, आगे बताए सब। तो विशाखापट्टनम आप गए, 10th तक कौन सा मतलब सीजी बोर्ड था या सीबीएसई था उस समय? सीबीएसई बोर्ड था। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड में आप एग्जाम फाइट किए। फिर 11th विशाखापट्टनम पढ़ने गया, विकास विद्या निकेतन में। ओके। तो वहाँ इसलिए पढ़ने गया क्योंकि वहीं मुझको मैथ्स मिल रहा था। ओके। हमारे स्कूल में 85 से अबव वालों को भी मैथ्स दे रहे थे, तो मेरा 81% आया था, तो मुझको मैथ्स नहीं मिल रहा था वहाँ पर। मतलब रीजन था, कारण था, इस वजह से आप विशाखापट्टनम गए, क्योंकि शौक से नहीं गए थे, मतलब वही एक स्कूल था जहाँ मुझे मैथ्स मिल रहा था उस समय में। अब सीबीएसई स्कूल्स इंग्लिश मीडियम भी काफ़ी कम होती थी उस समय में। तो यहाँ कार्मेल स्कूल विश्रामपुर में भी 10th तक ही था। 11th-12th पढ़ने के लिए लोग बिलासपुर, रायपुर बाहर ही जाते थे जी। तो इसीलिए वहाँ मुझको मैथ्स मिल रहा था। फ़ोन में मैंने कंफर्म किया, तो बोले मैथ्स मिल जाएगा, आ जाइए। तो फिर मैं विकास विद्या निकेतन शीला नगर विशाखापट्टनम में, मैं वहाँ से 11th में एडमिशन लिया। और 11th में जब मैं वहाँ पहुँचा तो लगभग वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर इंडिया से वहाँ स्टूडेंट थे। तो मैंने देखा कि कई सारे बच्चे लोगों का मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है, 90 से अबव मार्क्स है, 95 मार्क्स है। तो मेरे को लगा कि यार मुझको और मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर आकर के। तो मुझको वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट मिला, वहाँ टीचर भी अच्छे मिले पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर IIT JEE का और AIEEE, उस समय IIT JEE का कोचिंग और AIEEE का कोचिंग वहाँ पर 11 से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, स्कूल्स में ही? स्कूल से मतलब स्कूल का पढ़ाते थे, उसके बाद में थोड़ा एडवांस भी पढ़ाते थे, ताकि 11 से ही बच्चा मेहनत करते जाए 11th का सब्जेक्ट में, क्योंकि 11th-12th दोनों का पोर्शन आता है कंपटीशन एग्जाम में, IIT JEE में भी और नीट में भी। अभी तो फिलहाल नीट होता है, पहले उस समय AIPMT होता था मेडिकल वालों के लिए। तो उसके बाद में फिर वहाँ से मैंने 11th में पढ़ाई चालू की। और 11th में ऐसा था कि 10th तक कोई भी कैसे भी बच्चा हो 11th में जाता है तो पढ़ाई बहुत कठिन हो जाता है जी, कुछ समझ नहीं आता है जी। मैथ्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब आ जाएगा। तो ये सब समझने के लिए बहुत तकलीफ है। इस चीज़ को आप फेस करोगे। दूसरा, आप घर से इतना दूर हो, विशाखापट्टनम हॉस्टल में रह रहे हो, तो क्या है कि साइकोलॉजिकली परिवार से दूर होम सिकनेस भी होता है। तो इन सबों को फाइट करके आपको पढ़ना भी है। वेदर चेंज है तो वहाँ का तबीयत भी आपका ख़राब ना हो। तो इन सबको चैलेंजेस को आपको फेस करना है और पढ़ना भी है, अच्छा नंबर भी लाना है, कंपटीशन एग्जाम भी निकालना है जी। तो आपने 12th विशाखापट्टनम से पास आउट हुए वहाँ जी। 12th में क्या परसेंटेज रहा आपका? 12th में मेरा 83% आया था। हाँ, तो सर मुझे जो पता चला है कि आप 12th के बाद ही जस्ट आपने IIT जो होता है देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कहें अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर, प्रौद्योगिकी को लेकर, तो उसमें आपने 12th कर रहे थे, उस दौरान आपको लगा कि मुझे IIT करना है? जी, मेरा ये सोच था कि 12th का एग्जाम लिखूंगा, उस समय मैं AIEEE एग्जाम भी दूंगा। CGPET होता था स्टेट का इंजीनियरिंग टेस्ट, तो CGPET का भी तैयारी एग्जाम लिखूंगा, NDA का भी मैं एग्जाम लिखूंगा बोला था, और IIT JEE का भी एग्जाम लिखूंगा। तो IIT JEE जो कि सबसे टफ होता है, तो मैं बोला कि अपन प्रयास करेंगे उसके लिए, होता नहीं होता है बात की बात है। तो ये चार एग्जाम देने का मैंने निश्चय किया था। तो मुझको पता था कि ये टॉप लेवल के एग्जाम की तैयारी अगर करना है तो खूब मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं लगभग एक सप्ताह में कम से कम 200 पेज का रजिस्टर पढ़ के ख़त्म कर देता था और 5-6 दिन में एक पेन का रिफिल ख़त्म हो जाता था। मतलब इतना लिख के पढ़ता था। तो सवेरे अगर 5 बजे हम लोग उठे हैं तो दिन में कम से कम 10 से 12-13 घंटे सेल्फ स्टडी करता था मैं।
है ना, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी करता था। जो क्वेश्चन को मैं एक बार मैथ्स का जो क्वेश्चन बना लिया हूँ उस क्वेश्चन को 5 बार 6 बार बनाता था, ताकि स्पीड भी बढ़े। इसमें दोनों गेम है कंपटीशन एग्जाम में। आपको केवल सॉल्व करना नहीं आना है, सॉल्व करना है, स्पीड से सॉल्व करना है ना, तो तब मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आएंगे, तब आप ऑल इंडिया में आप फाइट करेंगे। तो इस प्रयास से मैं इतना मेहनत करता था कि एक सप्ताह में 200 पेज का रजिस्टर लिख के भर देता था, मतलब 5-6 दिन में रिफिल ख़त्म हो जाता था। तो इस तरीके से कड़ी मेहनत करता था। तो उस समय आपको किसने बताया, किसने गाइड्स किया कि आपको आईआईटी में मतलब ये सब एग्जाम आप दे सकते हैं? तो उस समय मुझको लगा कि अगर इतना दूर आया हूँ, पेरेंट्स मतलब इतना दूर भेजे हैं मैथ्स लेने के लिए, तो मैं उस समय का और उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन करूँ, मेहनत करूँ, अपने से अब बेस्ट दूँ, ताकि मेरे को रिग्रेट ना रहे कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो वो सोच से मैं खूब मेहनत करता था। तो वहाँ के जो टीचर थे, जो पुराने जो सीनियर पास आउट थे, उनका भी नाम था कि वो लोगों ने आईआईटी निकाला है इस तरीके से। तो लगता था कि हम लोग भी निकालते हैं, सीनियर्स लोगों ने निकाला है तो हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा मतलब मन में मतलब मेहनत को लेकर, लगन को लेकर आपका बढ़ता गया, चैलेंजेस बढ़ते गए। और आपने उसको स्वीकारा भी, एक्सेप्ट भी किया। हाँ। मैं मजे की बात बताऊं कि हमारा स्कूल हो जाता था, उसके बाद में जो स्टडी आवर होता था, तो हम लोग का जिस 4th फ्लोर पे स्टडी हॉल था, क्लासरूम था, स्टडी रूम था, वहाँ खिड़की के बाहर हम देखते थे कि एक बिल्डिंग बन रहा था। वो भी 4-5 फ्लोर का बिल्डिंग बन रहा था। तो मैं इसमें देखता था वहाँ लेबर लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, तगाड़ी से वो कर रहे हैं, कोई ईंटा ला रहा है, जुड़ाई कर रहे हैं धूप में, है ना, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी जाता है। तो मैं देखता था कि अगर वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग क्लासरूम के अंदर बैठ करके अगर हम लोग पढ़े भी ना, तो क्या मतलब है, लोग इतना मेहनत करें तो हम लोग भी तो कम से कम लिखने का काम तो लिख के तो याद करने का काम, मेहनत का काम हम कर सकते हैं। तो मैं ऐसे उन लोग अपने आप को मोटिवेट करता था, सेल्फ मोटिवेशन। तो आपने उस मजदूर जो थे उनसे आपने सीखा? हाँ, उनको देखता, खिड़की से दिखता था ना, बगल में आप खुद उसमें मोटिवेट कर गए? हाँ, कि मेरे को मेहनत करना है। वो लोग देखो इतना धूप में काम कर रहे हैं, इतना धूप में फिजिकल हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मैं मेहनत करता हूँ ऐसे करके। जी। तो आईआईटी जो आपने कौन सा सन रहा, कौन सा ईयर्स रहा उसमें जिसमें आप पास आउट हुए? मैं 2010 में आईआईटी बीएचयू से मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अच्छा, तो आप आईआईटी के जो पेपर थे, एग्जाम था, पहले तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो कुछ समझ में आना चाहिए सामान्य भाषा में। तो बिल्कुल, इसमें इंजीनियरिंग की फील्ड में सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम होता है जी, वो जेई मेंस और जेई एडवांस के नाम से अभी आप जानते होंगे। उस समय आईआईटी जेई का ही एक ही एग्ज़ाम होता था। तो इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1961 में भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में कम से कम उस समय में 13 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को आईआईटी के तहत फंडिंग दिया जाता था। 250 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, अलग अलग आईआईटी का अलग अलग फंडिंग था, ताकि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके। तो उस समय में इंडिया में टॉप लेवल का जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसको आईआईटी कहते हैं। मेडिकल के फील्ड में एम्स है, जैसे मेडिकल के फील्ड में एम्स दिल्ली हो गया, एम्स हो गए। फिर स्टेट के कॉलेजेस आते हैं, तो और स्टेट्स में अभी जैसे एनआईटी रायपुर हो गया। तो इस प्रकार से आईआईटी टॉप मोस्ट है। यहाँ से जो पास आउट लोग हैं वो विदेशों में काम करते हैं, विदेशी कंपनियों में भी कई बार काम किए हैं, इंडियन कंपनी में भी काम किए हैं, इसरो, डीआरडीओ, टॉप मोस्ट कंपनी में काम करते हैं। तो क्रीम ऑफ द मतलब सोसाइटी बोलना चाहिए, या तो टॉप ब्रेन आईआईटी से पढ़े हुए लोग रहते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में। जी हाँ, जैसे आपने आईआईटी जी का एग्ज़ाम दिया और उसमें फिर आईआईटी जी के बाद में जो एडवांस मतलब एक स्टेप बाय स्टेप उसमें अभी प्रेजेंट में हो रहा है। पहले एक ही बार एग्जाम दिए, फिर उसके बाद सिलेक्शन हो जाता, चयनित हो जाता था। जी। तो उस समय क्या है कि कई लोग ड्रॉप भी लेते थे, 12th के बाद ड्रॉप भी लेते थे, रैंक कम आया है, कॉलेज नहीं मिला, आईआईटी का कॉलेज नहीं मिला, तो लोग ड्रॉप भी लेते थे। तो मेरा फर्स्ट बार में ही हो गया। और मैं जब मुझको आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मुझको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला। वहाँ पर मैंने 2010 में मैंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की और 2014 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। तो आईआईटी में पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि ऑल ओवर इंडिया के केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, सब जगह से जो टॉप के ब्रेन हैं वो लोग आते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, है ना। तो हम लोग को पूरा ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट से लोग हैं वहाँ पर, टॉप लोग हैं। तो उनके बीच में बैठ के पढ़ना, उनसे कॉम्पीट करना
और आईआईटी में अच्छे प्रोफेसर्स रहते हैं, लेबोरेटरीज, करोड़ों का लेबोरेटरीज रहता है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं जी। तो इस तरीके की सुविधा हम लोगों को मिली है। और फिर जैसे जो हॉस्टल फीस है वो सब्सिडाइज्ड होता है गवर्नमेंट द्वारा, काफ़ी सब्सिडाइज रहता है। अगर वही चीज़ को अगर प्राइवेट में करते तो 1 लाख रुपए एक सेमेस्टर का फीस होता, तो हम लोग को 25,000, 15,000, 13,000 ऐसा फीस मतलब हम लोग कॉलेज का भी फीस बहुत मतलब कॉमन रहता है। और साथ ही जो हॉस्टल्स के रहते हैं वो मतलब वो 0.123 का बहुत ही कम सस्ते दरों में सरकार पढ़ाने का कोशिश करती है ताकि वहाँ से लोग पढ़ें, वहाँ से निकलें और जो भारत का जो प्रौद्योगिकी इंडस्ट्रीज़ है उसको लीड करें, वर्ल्ड में भी लीड करें और इंडिया में भी लीड करें। तो आईआईटी से पास आउट जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वर्ल्ड लेवल पे भी वो लोग काम कर रहे हैं, है ना। और इंडिया के में भी भेल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गए, ये सब बड़े बड़े कंपनी, एनटीपीसी हो गया, डीआरडीओ, इसरो, ये सब में भी आईआईटी के इंजीनियर्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं देश के लिए। हम समझेंगे मेहर जी की आईआईटी की बात कर रहे हैं हम, तो आईआईटी तो अपने पास आउट हो गया है ना। आईआईटी की जो बेसिक तैयारी जो कहते हैं, तैयारी कैसे करना चाहिए आईआईटी को? जैसे कि सामान्य अगर हम अब सीबीएसई कोर्स से आपने पास आउट किया, अगर हिंदी मीडियम के अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको आईआईटी निकालना है, जीई निकालना है, तो उनको कैसा क्या तैयारी करना पड़ेगा? किन पुस्तकों का, किन बुक्स का उनको परचेस करना पड़ेगा? कैसी तैयारी रहनी चाहिए उनकी? जी, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर बच्चे 7th 8th में आ गए हैं, है ना, तो उन लोगों को मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए जी, है ना। मैथ्स से क्या होता है, एनालिटिकल थिंकिंग, तर्क वितर्क की शक्ति विकसित होती है जी। तो गणित 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये बच्चे लोग गणित में विशेष रूप से ध्यान दें और विज्ञान में विशेष रूप से ध्यान दें। और जैसे ही वो 11th आते हैं तो उनको मैथ्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। आईआईटी के लिए मतलब आपको मैथ्स लेना पड़ेगा तो ही आप आईआईटी कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बंदे, कॉमर्स वाले बंदे तो कर नहीं सकते हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में तो फिर आप 11th में जाएंगे तो 11th से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आजकल तो बच्चे 8वीं से ही आईआईटी के लिए एग्जाम की तैयारी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और 11th में आप गए तो उसमें आपको करना है, क्योंकि 11th और 12th दोनों क्लास का जो है एनसीईआरटी बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, उससे कंपटीशन एग्जाम में सवाल आएंगे आपको और उसको हल करना है। उसमें आपको टॉप में आएंगे तभी आपको जाके आईआईटी मिलेगा। अभी के समय में करीब 16,000 सीट्स है आईआईटी के। अभी 2025 में करीब आईआईटी में 16,000 सीट्स है। और इंडिया में अभी 23 आईआईटी है, है ना। उस समय में जब मैं कर रहा था उस समय 13 आईआईटी थे, 13 आईआईटी उस समय कम रहे। और आईआईटी बीएचयू का रैंक अराउंड 7th रैंक था। अच्छा, ओके। इंडिया में अभी एनआईटी भी आ गया है। एनआईटी पहले भी था, पहले AIEEE के माध्यम से होता था जी। अभी जेई मेंस के माध्यम से एडमिशन होता है, एनआईटी हो रहा है। तो स्टेज वाइज भी एनआईटी में हो सकता है उसमें। तो दोनों का अगर देखेंगे तो क्या दोनों कॉमन सेम ही है कि थोड़ा सा अलग है उसमें? आईआईटी को टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है, फिर उसके बाद में एनआईटी का सेकंड मतलब उसको उससे थोड़ा सा हल्का सा डाउन, मतलब सिमिलर है थोड़ा सा उसमें कुछ थोड़ा सा सुविधाओं में और हर चीज़ में थोड़ा सा वो रहता है। तो जो टॉपर्स रहते हैं वो आईआईटी कॉलेजेस में जाते हैं जी। जब आपने आईआईटी पास आउट हो गए, आपने स्ट्रगल किया, मेन इसमें अगर बात करें तो स्ट्रगल, मेहनत, मतलब सेल्फ स्टडी और गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है क्या? गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फर्स्ट ईयर में गया तो वहाँ पर भी मुझको मेहनत करना है, सेकंड ईयर में भी और मेहनत करना है, ऑल ओवर इंडिया के जो क्रीम के बच्चे हैं उनके साथ मेहनत करना है, और पढ़ाई का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है ना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वहाँ पर भी मैंने खूब अच्छे से मेहनत किया। और फर्स्ट ईयर वगैरह में जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब में मेरे कभी कभी टॉप थर्ड में मार्क्स आते थे, टॉप सेकंड में मार्क्स आते थे। तो वहाँ पर भी मैंने वहाँ पर परफॉर्मेंस आप दे रहे थे? वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। जैसे आप आईआईटी पास आउट हुए तो उस समय आपको फिर कैसा लगा, मतलब कि मैं एक बहुत बड़ा मतलब नेशनल लेवल पे या तो राष्ट्रीय स्तर के जो कॉलेज हैं, एजुकेशन संस्थान है, वहाँ पर जा रहे हैं, तो कैसा लगा उस समय? आप मतलब मेहनत का क्या लगा आपको कि वहाँ पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छे दोस्त लोग भी बने, और उस समय कंपटीशन की भावना आ गई। कुछ भी हम लोग करना चाहते हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। और ये भी आया कि आईआईटी के जो हम लोग को मिला है, टैग मिला है, आईआईटी से जो टैग मिला है, इस टैग को हम लोग सही रूप से इस्तेमाल करना है, अपने सोसाइटी के लिए भी काम करना है और अपने खुद के लिए भी काम करना है, देश के लिए भी काम करना है। तो उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़े। और जब मैं
हम लोग का सेमेस्टर सिस्टम था, तो 4 साल के कोर्स में लगभग 8 सेमेस्टर होंगे। तो जब मैं 7 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया था, तो 8वां सेमेस्टर कंप्लीट भी नहीं किया था, तब वहाँ कंपनियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चों का इंटरव्यूज, जॉब्स, एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स लेने के लिए। तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी आई थी जिस हेवेल्स की कंपनी, इन्होंने मतलब कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो करीब 200 बच्चे इसमें भाग लिए थे। तो उसमें से 200 बच्चों को उन्होंने रिटन एग्ज़ाम लिया था, टेक्निकल एग्ज़ाम लिया था, फिर इंग्लिश का भी रिटन एग्ज़ाम लिया था, पेपर 1 पेपर 2 करके। फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उन्होंने ग्रुप डिस्कशन जीडी राउंड के लिए सेलेक्ट किया था अराउंड 28-29 लोगों को। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मैं अच्छा परफॉर्म किया। तो फिर 9 लोगों को इंटरव्यू कॉल आया। तो इंटरव्यू में कॉल के बाद में केवल 2 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया। तो मतलब आईआईटी में 200 लोग, 200 आईआईटीएंस बैठे थे एग्जाम में, और केवल 2 लोग सेलेक्ट हुए। उसमें से आप हुए क्या? हाँ, उसमें से मैं एक था जो सिलेक्शन हुआ। तो मेरे को R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफाइल पे हेवेल्स कंपनी में नोएडा, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, 3 महीना ट्रेनिंग हुई। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो मुझको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न, हेवेल्स के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न में मुझको काम करने का मौका मिला। और वहाँ पर मैंने हेवेल्स की एक और कंपनी है सिल्वानिया, है ना, जिसको वो लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ये सब में LED सप्लाईज करते हैं। तो उसका वो प्रोजेक्ट्स मेरे अंडर थे। तो मतलब एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट जो हेवेल्स कंपनी एक्सपोर्ट करती थी, वैसे वाले प्रोजेक्ट मेरे अंडर थे। तो मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से वहाँ पर कितने ईयर्स आपने काम किया वहाँ पर? मैं लगभग 1 साल वहाँ पर काम किया। जैसे कि अगर उसमें गवर्नमेंट सेक्टर पे भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे भी जा सकते हैं, मतलब आईआईटी का जो बंदा है वो कहीं न कहीं अपना रोजी रोटी जो जिसको बोलते हैं कपड़ा, मकान, घर, है ना, अपने पैरों पे खड़े होना, तो वो कर सकता है, मतलब वहाँ पर वो फ्री हो जाएगा। मतलब वहाँ पढ़ लिया बच्चा, अगर आईआईटी कर लिया है तो मतलब कहीं पर भी वो सेटल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसका जैसे कि लोग कहते हैं कि आईआईटी कर लिया, इंजीनियरिंग बन गया, तो लोग इसमें क्या सैलरी मिलती है, कैसा रहता है इसका गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में? अराउंड 2014 में जब मेरा प्लेसमेंट लगा था, तो मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ थी जी। उस समय 50,000 पर मंथ था जी। और फिर सीनियर होते होते तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और बढ़ते जाता है जी। और इसमें आईआईटी में जैसे जिनका फेसबुक में जॉब लगता है, तो उन लोगों का तो 8 लाख रुपीज़ पर मंथ ऐसा भी होता है। जैसे कि अगर यूएस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, गूगल में है, कुछ मेरे फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं, तो उनका 48 लाख 1 साल का पैकेज है जी। पैकेज के अनुसार 1 साल का, 1 ईयर में, है ना। तो यानी कि आप अगर मंथली देखेंगे तो 5 लाख 6 लाख रुपए महीना होगा जी। तो डिफरेंट फील्ड है। कोल इंडिया लिमिटेड में जा सकते हैं, टीपीसी में जा सकते हैं, डीआरडीओ में, इसरो में जा सकते हैं। इंडिया में सैलरी कम रहता है। फिर आईआईटीएंस कई बार होता है 3-4 साल कंपनीज में जॉब किए, फिर एमबीए के लिए वो जाते हैं आईआईएम से, IIM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, वहाँ एमबीए करते हैं। फिर एमबीए करने के बाद और ज़्यादा पैकेज होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे जी। तो वहाँ पर मैं जैसे, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मुझको लगा कि मैं इधर जीवन भर दिल्ली में रह जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ वापस आ सकूँ। तो मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपना हेवेल्स से जॉब को रिज़ाइन किया। उसके बाद मैं दिल्ली में 2-3 साल सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन किया। फिर कोरोना आ गया, फिर कोरोना के कारण मुझको वापस आना पड़ा जी। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पेरेंट्स को कौन हेल्प करेगा, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो उस समय में मैं वापस इधर आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया। फिर आने के बाद में जैसे ही लॉकडाउन ही था, फिर 1 साल बाद मैंने एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी जो इंट्रिंसिक हेल्थ करके कंपनी है, उसमें मैंने ज्वाइन किया। तो 2 साल मैंने उसमें काम किया। तो वहाँ पर अमेरिका के प्रोजेक्ट्स, ब्राज़ील के प्रोजेक्ट्स, दवाई डेवलपमेंट, मेडिसिन डेवलपमेंट। सिंगापुर भी चल दिए थे? मैं सिंगापुर वर्क फ्रॉम होम था वो जॉब। तो जैसे हम लोग मीटिंग्स के लिए दिल्ली, अलग अलग कंट्रीज का हम लोग प्रोजेक्ट करते थे। तो अब क्या है कि वहाँ कैसा सैलरी था वहाँ उस कंपनी पे आपका? वहाँ पर अराउंड 60,000 70,000 हम लोगों को सब मिलता था कट पिट के। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्पेन में प्रोजेक्ट चल रहा है, अर्जेंटीना में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ के लोग डिफरेंट कंट्रियों में मतलब काम करने का, उनके जो रिप्रेजेंट करने वाले जो लीडर्स हैं, ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस, फिर ये काफ़ी वाइडर एक्सपोजर मेरे को मिला। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने रिज़ाइन करने के बाद में
फिर इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं अभी मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों को कैसे हम आगे तक बढ़ाएं। तो मैं इस विजन के साथ में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया हूँ, एक्सेलेंस एकेडमी करके नाम से, विश्रामपुर में। यहाँ पर अभी हमारे पास 43 बच्चे हैं। तो इनको हम लोग 8th 9th 10th 11th 12th, तो विज़न ये है कि इनको मैथ्स अच्छे से सिखाया जाए, साइंस अच्छे से सिखाया जाए, IIT JEE के लिए तैयारी करवाया जाए, और नीट के जो बच्चे हैं उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाए। तो इस विजन नीट के जो बच्चे हैं उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाए। तो इस विजन के साथ में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि और भी लोग इस क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से सभी लोग जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं उनको हम लोग शिक्षा दे सकें, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों। और गरीब से गरीब लोग भी हैं, कुछ बच्चे हैं, उनको हम लोग उनसे फीस नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग पढ़ाते हैं। जी। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जी। इसका सपना होता है, आप और भी जो फैमिली होते हैं सब सोचते हैं कि बेटा को मैं पढ़ा लिया, IIT करा लिया, IIT पास आउट हो गया, IIT में फिर जॉब भी लग गया प्राइवेट सेक्टर में, पैसा भी काफ़ी मिल रहा था, और करते तो और ज़्यादा पैसा मिलता, जहाँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख के जो जॉब्स आपके पास में अवेलेबल थे, उसको छोड़ के आप फिर अपने जो गृह राज्य के हैं, गृह जिला के हैं, वहाँ पर आपको कैसे फिर आप उसको छोड़ के आप मतलब सारी जो शौक साकन है जो उसको आप छोड़ के आप फिर नीचे आ गए? एक कोरोना एक बोलना चाहिए टर्निंग पॉइंट था। हाँ। ऐसे लगा कि अगर हम लोग अपने लोगों के लिए काम नहीं करें, अगर हम लोग अपने समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, या तो फिर इस क्षेत्र में यहाँ से रहने वाले, मतलब कि हर कोई जो इस क्षेत्र में रहता है, हर प्रकार की सुविधाएं, जो दिल्ली में जो रहता है उसको अलग शिक्षा मिल रहा है, अलग सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन ये आदिवासी क्षेत्र यहाँ पर है, तो यहाँ पर के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कई सुविधाओं की कमी है। तो क्यों ना उनको हम आगे बढ़ाएं। तो उस सोच से वो जो लगाव है लोगों के प्रति प्रेम है, जो समर्पण है, वो मेरे को यहाँ पर प्रेरित किया कि उनको, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और बच्चे जब यहाँ से सक्सेस होंगे तो उससे मेरे को और खुशी मिलेगी। जी। तो मतलब आपका जो सपना है, जो विजन है कि अपना जो ग्रामीण या ट्राइबल्स बेल्ट के हैं अपन लोग, तो उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, मतलब पढ़ने में सक्षम नहीं हो, उनको वैसे लोगों का आप सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। एक विजन को लेकर इसमें आप आगे काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में कई सारे टीचर्स हैं जो अपना IAS का जॉब छोड़ के या किसी भी और फील्ड में जॉब करने के बाद में नौकरी मिला हुआ है, उसको छोड़ के भी कोचिंग संस्थान खोले हुए कई सारे टीचर्स, कई सारे एग्जाम्पल हम फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपने एक ट्राइबल समाज से इतने बड़े पोस्ट में जाने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद में आपने ऐसे काम करे, तो बहुत इसके लिए शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। सर शॉर्ट में क्वेश्चन लेंगे, उसमें आप बताइए क्या आपको इंटरेस्ट है, मतलब जवाब दीजिएगा, मतलब एक शब्दों में या तो सेंटेंस में कहें तो वन लाइन में प्रयास करिएगा, ठीक है। मेहर सर, आपको कैसा लग रहा है बातचीत? ये बातचीत मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपके लिए एजुकेशन या गेम दोनों में अच्छा कौन है? एजुकेशन। आपको अगर नाम गिनाना हो कि आपके गाइडेंस कौन थे, आपको किन के मार्गदर्शन में आपने आगे बढ़ा, तो किन का नाम लेना चाहेंगे आप? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। वो आपके आइडियल्स? हाँ बिल्कुल। तो डांस अच्छा है कि आपके लिए गाना गाना अच्छा लगता है? दोनों का अपना ही मजा है, डांस पसंद करूँगा। अच्छा। भारत में बोले कोई किसी नायक को या नायिका को, तो आप किसको पसंद करेंगे, किनका नाम लेना चाहेंगे, कौन आपको हीरो अच्छा लगता है? आमिर खान। अच्छा, ओके। क्यों लगता है सर आमिर खान? आमिर खान सोशल इश्यूज को टच करता है, ओके, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए काम करता है। जी। अगर राजनेताओं की बात करें तो कौन लीडर आपको अच्छा लगता है जो वास्तव में समाज का मुद्दे को आज उठाता है अभी वर्तमान में? वर्तमान में राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी जी मतलब युवाओं को लेकर लगातार पॉजिटिव बात कर रहे हैं। हाँ, सभी वर्गों के लिए, इसलिए आपको लोकल स्तर पे भूपेश बघेल जी। मतलब छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 3 CM बन चुके हैं, अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी, भूपेश बघेल जी, डॉक्टर मन सिंह जी, अभी विष्णुदेव साई, मतलब चौथे। तो आपको ये चारों मुख्यमंत्री CM में सबसे अच्छा बेस्ट कौन CM लगता है आपको, कि कौन बेस्ट? सबसे पहले तो श्री अजीत जोगी जी, क्योंकि उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नींव रखा। जी जी। तो उनसे मैं बहुत प्रेरित भी हूँ। मुसीबत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप किसे बताना चाहेंगे, फ्रेंड्स या फैमिली? फैमिली। आप ड्राइविंग करते हैं? जी जी। ड्राइविंग में साइकिल पसंद करेंगे या बाइक या
स्कूटी, क्या पसंद करेंगे? साइकिल। साइकिल। खाने में क्या पसंद है आपको? वीआईपी खाना कि लोकल जो गाँव में खाते हैं? मेरे को खाने में सुकटी, अच्छा, छेंच और जो फुटका, जो साधारण जैसे मशरूम हो गया, जो पोटू वगैरह उगता है, जो आदिवासी व्यंजन मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, टाइबस जो व्यंजन से वो अच्छा लगता है जी। तो प्रेजेंट जो यूथ से स्टूडेंट्स हैं उनको आईआईटी को लेकर, जीट को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। जी। और तैयारी, अगर आप 11th में गए हैं तो तैयारी 11th से ही आप स्टार्ट कर दीजिए आईआईटी के लिए और नीट के लिए। जी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं 12th पास करने के बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। जी। तो ऐसा ना करें, 11th से ही आप तैयारी स्टार्ट कर दें। और जो लोग 8th में हैं वो लोग 8th से ही मैथ्स और साइंस को आईआईटी लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर दें। स्टार्टअप हुआ है और इस कोचिंग संस्थान में क्या आप और बिल्डअप करना चाहेंगे? इसका क्या आगे और क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या विजन है इसमें? जैसे ये मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये हमारे मित्र मिथिलेश साहू जी, उनके साथ मिलकर के हमने स्टार्ट किया है। तो मेरा विज़न ये है कि अगले 5 साल में यहाँ से, इस संस्थान से 100 आईआईटियंस निकलें जो कंपटीशन एग्ज़ाम निकालें, और 100 नीट के माध्यम से जो एमबीबीएस करने वाले बच्चे लोगों को मैं सफलता दिलाना चाहता हूँ। ये हम लोगों का विज़न है। जी, ठीक है सर, आपको बहुत बहुत आपकी जो कोचिंग संस्थान है उस पर आप आगे प्रगति, दिन रात प्रगति करते रहें और जो आपका विज़न है उस विज़न में भी आप सफलता प्राप्त करें, ऐसी हम आशा उम्मीद करते हैं। जो दर्शक होंगे बताइएगा मेहर सर के साथ हम लोग जो बातचीत हुई, जो मैं हूँ आदिवासी करके, क्योंकि इसका मैं हूँ आदिवासी का जो हमारा जो विज़न है कि आदिवासी जो युवा वर्ग हैं या किसी फील्ड पे जो अपना परचम लहराए हैं, किसी भी चीज़ को उन्होंने फेस किया है, तो वैसे मेहमान और ऐसे गेस्ट लोगों को हम आपसे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा है और इसको हम लोग जो शूट कर रहे हैं कोई महंगे कैमरे से नहीं है, कोई बड़ी माइक नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल मोबाइल का कैमरा है और छोटा सा एक माइक लगाए हुए हैं। तो आप लोग सहयोग सपोर्ट जरूर करते रहिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।